हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। तो और आज के लेक्चर में ये भी डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट की नेसेसिटी क्या है। आखिर जब तक उसका नेसेसिटी नहीं पता चलेगा तब तक हम प्रॉपर्टीज का बेटर यूज समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उसके नेसेसिटी की। तो सपोज तुम्हारे पास एक कोई भी डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट डेफिनेट है, स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड होता है। तो वो एक 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड है और उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू हम लिख रहे हैं जस्ट a प्लस बी फर्स्ट कॉलम, b प्लस सी, c प्लस a, एंड दिस इज c, a एंड b, एंड दिस इज 1 1 एंड 1। अब सपोज इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू तुमसे फाइंड करने को कहा जाए, तो अभी तक जो हम डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करने के लिए सीखे हैं 3 ऑर्डर के लिए कि किसी भी एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट को उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं तो वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है। लेकिन जब हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे इस गिवन डिटर्मिनेंट में, तो ये तुमको दिखेगा कि अगर हम इसको सपोज फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपैंड करें तो a प्लस बी इंटू दिस प्रोडक्ट माइनस दिस प्रोडक्ट, c इंटू दिस प्रोडक्ट माइनस दिस प्रोडक्ट, 1 इंटू इस तरह से करना पड़ होता है, यह सबको पता हो। तो अगर हम डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करें तो कैलकुलेशन कुछ ज्यादा करना पड़ेगा। तो हम कुछ ऐसे ट्रिक्स, टेक्निक्स, प्रॉपर्टीज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं ताकि इस डिटर्मिनेंट के इक्विवेलेंट हम एक अनदर डिटर्मिनेंट लिख सकें। इस डिटर्मिनेंट के इक्विवेलेंट एक अनदर डिटर्मिनेंट लिख सकें जिसके टर्म्स बहुत ही सिंपल हो, बहुत ही सिंपल हो, और ये कोशिश करेंगे कि उसका वैल्यू भी सेम रह जाए। मतलब इसके टर्म सिंपल हो जाए, इसके टर्म सिंपल हो जाए और इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आता वो इसका भी वैल्यू मिलेगा। तो अगर इसके टर्म सिंपल होंगे, और सिंपल होने का मीनिंग क्या कि यहां पे जैसे a प्लस बी 2 टर्म का समेशन है तो यहां पे सिंगल टर्म बचे, या फिर ये कोशिश करें कि इसमें एक रो या एक कॉलम किसी में भी नंबर ऑफ जीरोस नहीं है, क्योंकि ये पता होगा क्योंकि किसी भी रो और कॉलम में नंबर ऑफ जीरोस ग्रेटर होता है तो उसी रोज और कॉलम के लॉन्ग एक्सपैंड करके हम डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। लेकिन यहां जीरो नहीं है तो हम कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज के बारे में सोचेंगे ताकि इसके एक रो या एक कॉलम के 3 एलिमेंट में से 1 और 2 एलिमेंट जीरो हो जाए, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस अगर रोज और कॉलम में आ जाते हैं तो उस रोज और कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंशन इजी हो जाता है। तो अगर गिवन डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ जीरोस नहीं है किसी रोज में या किसी कॉलम में, तो हम इसी के इक्विवेलेंट एक अनदर डिटर्मिनेंट लिखने की कोशिश करते हैं जिसके टर्म्स सिंपल हो, उसके अलावा उसके रोज और कॉलम्स में नंबर ऑफ जीरोस ग्रेटर हो। नंबर ऑफ जीरोस ग्रेटर इट मींस 3 ही एलिमेंट है तो तीनों तो जीरो नहीं करेंगे, समझ सकते हो, क्योंकि अगर एक रो या एक कॉलम के तीनों को जीरो कर दिया जाए तो उस रोज और कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो कंप्लीट जीरो आ जाएगा डिटर्मिनेंट वैल्यू। आगे प्रॉपर्टीज में बात भी करेंगे। तो हम ये कोशिश करते हैं कि गिवन डिटर्मिनेंट को एक ऐसे डिटर्मिनेंट के इक्विवेलेंट रखें जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू, मतलब जो इक्विवेलेंट डिटर्मिनेंट मिला इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू इस गिवन डिटर्मिनेंट वैल्यू के इक्वल रहे, लेकिन जो न्यू डिटर्मिनेंट इक्विवेलेंट डिटर्मिनेंट हमको मिलेगा उसके टर्म कुछ सिंपल हो और उसके अलावा रोज और कॉलम्स में नंबर ऑफ जीरोस ग्रेटर हो। नंबर ऑफ जीरो मतलब यहां पे कहीं पे भी कोई जीरो प्रेजेंट नहीं है, तो हम प्रॉपर्टीज अप्लाई करके ये कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट 1 और 2 एलिमेंट इन एनी रो और एनी कॉलम जीरो बन जाए। तो हम ये समझ लो कि डिटर्मिनेंट इसलिए पढ़ते हैं ताकि डिटर्मिनेंट के वैल्यू को हम इजीली कैलकुलेट कर सके। इट मींस कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लिकेशन से बच जाएं। और इवन जब तुम एक डिटर्मिनेंट के इक्विवेलेंट, जब तुम अनदर डिटर्मिनेंट फाइंड करने की कोशिश करोगे तो ऐसे भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो बिना एक्सपैंड किए हुए डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमको दे देता है। तो ये प्रॉपर्टीज पढ़ने का एडवांटेज है कि हम डिटर्मिनेंट वैल्यू को विदाउट एक्सपेंशन भी समटाइम्स शो कर पाते हैं, और अगर एक्सपेंशन करना भी पड़ता है तो वो कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन बहुत सिंपल हो जाता है। तो अब ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज का कलेक्शन सबसे पहले डिस्कस करेंगे, मतलब बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे और उन प्रॉपर्टीज को पढ़ने के बाद उनका धीरे धीरे एक एक करके कुछ क्वेश्चंस के थ्रू उसका एप्लीकेशन, उसका यूज समझेंगे।
तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। मतलब सबकी ये माइंड में होना चाहिए कि प्रॉपर्टीज क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि जब तक ये माइंड में नहीं होगा तब तक तुम उसका यूज अच्छे से समझ नहीं पाओगे। इवन जब तुम पहली बार ये सीख रहे हो तो तुमको अप्लाई करने नहीं आएगा। तो एम यही है प्रॉपर्टीज पढ़ने का कि हम गिवन डिटर्मिनेंट को एक ऐसे डिटर्मिनेंट के इक्विवेलेंट लिख सकें जिससे कि डिटर्मिनेंट वैल्यू जो हमको मिलेगा उसका वैल्यू और जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट है वो सेम रहे, लेकिन जो इक्विवेलेंट डिटर्मिनेंट हमको मिलेगा उसके टर्म कुछ सिंपल होंगे और किसी एक रो या एक कॉलम में नंबर ऑफ जीरोस ग्रेटर होगा। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। 7-8 प्रॉपर्टीज हैं, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज को। बात करते हैं सबसे पहले वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी, वो क्या है? वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर कोई भी डिटर्मिनेंट है, मान लो उसको डेल से डिनोट कर रहा है, तो अगर या फिर कोई भी मैट्रिक्स ले लो ए, अगर कोई भी मैट्रिक्स ए है उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू इस सिंबल से डिनोट होता है, ये पता है। अब इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो ए डैश या फिर ए टू द पावर टी से डिनोट करते हैं, तो ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका भी डिटर्मिनेंट वैल्यू सेम रहेगा। इट मींस दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। मतलब ये सोच लो, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में रोज को कॉलम से इंटरचेंज कर देते हैं, इंटरचेंज इट मींस रोज को कॉलम बना दे और कॉलम को रो बना दें, वहां से डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमेशा सेम रहेगा। हम एक एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करेंगे ताकि ये क्लियर रहे कि किसी भी डिटर्मिनेंट को रोज और कॉलम इंटरचेंज करने से उसका वैल्यू नहीं बदलता। और प्रॉपर्टीज में हम अब यही बात कर रहे थे कि हम गिवन डिटर्मिनेंट को बदलें, इट मींस एलिमेंट को रीअरेंज करें, सिंप्लीफाई करें, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि डिटर्मिनेंट का वैल्यू बदल गया तो प्रॉपर्टीज पढ़ने का कोई मतलब नहीं बचता फिर। तो इसके लिए एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज 3 ऑर्डर का ले लेते हैं। a इज इक्वल टू -1, ये मैट्रिक्स है, तो -1 2 3 4 5 6 0 1 2, ये है मान लो। अब अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए क्या करना है, हम सपोज फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं, इसमें एक जीरो है तो आसान रहेगा। तो ये ऑलरेडी सबको पता हो, इट मींस दिस इज प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड करें तो इट मींस -1, यहां प्लस है तो -1 ही रहेगा, -1 इंटू दिस प्रोडक्ट माइनस दिस प्रोडक्ट, इट मींस 10 - 6। नाउ दिस एलिमेंट, तो ये 4 है लेकिन यहां माइनस है तो -4 इंटू, फिर ये 4 जिस रोज और कॉलम में यहां एलिमिनेट करेंगे, इट मींस 4 माइनस दिस प्रोडक्ट 3, तो दैट इज इक्वल टू -4, दैट इज -4 इज इक्वल टू -8। तो इट मींस गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू -8 आया। अब देखते हैं कि इस मैट्रिक्स के रोज और कॉलम को इंटरचेंज करने से जो मैट्रिक्स मिलता है उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या है। नाउ अब अगर हम A ट्रांसपोज लिखें, नाउ A transpose is equal to, just rows becomes column and column becomes row. It means first row becomes first column, -1 4 0, second row becomes second column, that is 2 5 and 1, and the third row becomes third column, that is 3 6 and 2. Then determinant value of A transpose, तो ना हम फ्री हैं किसी भी रोज और कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करने के लिए, तो हम सपोज फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं। तो फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करें, अगेन ये टर्म तुमको पता हो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग -1 इंटू, यहां प्लस है तो -1 इंटू ये और ये एलिमिनेट करेंगे, 10 - 6, फिर इसके बाद 4 है लेकिन यहां माइनस है तो -4 इंटू ये और ये एलिमिनेट करेंगे, तो दैट इज 4 - 3। तो ये तुमको दिख रहा होगा, ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, इट मींस ये -8 आ गया। तो इसका मतलब है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में तुम रोज को कॉलम से इंटरचेंज कर लेते हो तो उससे मिलने वाले नए डिटर्मिनेंट का वैल्यू ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के इक्विवेलेंट होता है। तो हम प्रॉपर्टीज में बात कर रहे हैं कि गिवन डिटर्मिनेंट के एक इक्विवेलेंट हमको डिटर्मिनेंट लिखना है जिसका वैल्यू प्रीवियस डिटर्मिनेंट के इक्वल हो, बदले ना। तो कई बार हमको ऐसे प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ती है कि अगर रोज को कॉलम और कॉलम को रोज बना लें तो डिटर्मिनेंट का आगे कैलकुलेशन आसान हो जाता है।
तो ये तो हम क्वेश्चन में देखेंगे, तो आगे कैलकुलेशन आसान हो जाता है, इसलिए समटाइम्स ये प्रॉपर्टीज हम यूज करते हैं। तो ये जस्ट समझ लो कि फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ इट्स ट्रांसपोज। तो ये मेन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में प्रॉपर्टीज है। तो अगर इसी का स्टेटमेंट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स, determinant value of a matrix is equal to the determinant value of the transpose of the matrix। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज जब भी यूज होगा वो तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद ही पता चलेगा। मतलब शुरुआत में प्रॉब्लम होता है, तुम कितना भी प्रॉपर्टीज रट लो तो शुरुआत में प्रॉब्लम होना ही है। जैसे तुम 11th में ट्रिगो पढ़ते होगे, सारे फॉर्मूले याद होने के बावजूद अगर तुम क्वेश्चन इनिशिएट अभी कर रहे हो बनाना तो पता नहीं चल पाता होगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज करें। तो ठीक यहाँ पे प्रॉपर्टीज तुम अच्छे से पहले समझना पड़ेगा और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हम एक्सप्लेन करेंगे, उसमें प्रॉपर्टीज कैसे अप्लाई किया जा रहा है, कुछ सॉल्व क्वेश्चन तुमको ऑब्जर्व करने पड़ेंगे और तब फिर तुम खुद से स्टेप्स सेलेक्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। तो जस्ट ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज था। अब देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टीज, ये सब लोग नोट डाउन कर लोगे। सेकंड प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में, ये मैट्रिक्स ए है, अगर किसी भी मैट्रिक्स में कोई एक रो या कोई एक कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो हो जाता है। तो ए मैट्रिक्स तुमको दिख रहा है, इसका सेकंड रो का सारा एलिमेंट जीरो है, तो अब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो होगा। इट मींस डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। अब रीजन क्या है उसके बारे में सुनो। अगर इसमें जीरोस है सेकंड रो में, तो अब इसके डिटर्मिनेंट के लिए अगर हम इसको सेकंड रो के अलोंग ही एक्सपेंड कर दें, क्योंकि हम लोग डिस्कस किए हैं कि जिसमें नंबर ऑफ जीरोस ग्रेटर होते हैं उसी के अलोंग एक्सपेंशन प्रेफर करते हैं ताकि मल्टीप्लिकेशन सिंपल रहे। तो इसमें अगर तीनों एलिमेंट जीरो है तो 0 इंटू दियर कोफैक्टर प्लस 0 इंटू दियर कोफैक्टर प्लस 0 इंटू दियर कोफैक्टर। तो अगर हम एलिमेंट को उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो डिटर्मिनेंट वैल्यू मिलता है। तो जब सारे एलिमेंट ही जीरो है तो वो सारा टर्म्स का समेशन जीरो आ जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई भी एक रो या एक कॉलम के तीनों एलिमेंट जीरो होगा तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो होगा। तो ये हमको मिल गया जीरो। तो जस्ट वही स्टेटमेंट है, if each element of row or column of a matrix is zero, their determinant value is equal to zero। तो जब भी ये प्रॉपर्टीज यूज करना हो, जस्ट इस तरह का कोई डिटर्मिनेंट हो इक्वल टू जीरो डायरेक्ट लिख देना बिना एक्सपेंशन के। यही तो प्रॉपर्टीज का फायदा है, बिना एक्सपेंशन के भी कई बार आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बिना एक्सपेंशन के इक्वल टू जीरो लिख देंगे और बस ब्रैकेट में वो प्रॉपर्टीज लिख देंगे जिसके थ्रू वो जीरो हुआ है। तो हम अगर डायरेक्ट जीरो लिखते हैं तो ब्रैकेट में प्रॉपर्टीज लिखेंगे एज ईच एलिमेंट ऑफ द सेकंड रो इज इक्वल टू जीरो, बस और कुछ नहीं लिखना है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, थर्ड नंबर प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई भी टू रोज और टू कॉलम्स आइडेंटिकल होंगे तो उसका वैल्यू जीरो होगा। तो कोई भी टू रोज और टू कॉलम, रोज कॉलम से नहीं, दो रो या फिर दो कॉलम इक्वल होंगे उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो होगा। तो देखिए अगर तो यहां पे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम इक्वल है, तो फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम इक्वल है, उसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू डायरेक्टली जीरो होगा। अब तुम बोलोगे ऐसा क्यों? तो ऐसा क्यों इसका सिंपल है कि अगर तुम इसको एक्सपैंड कर देते हो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग जीरो ही आएगा। तुम ये चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर मान लो तुम करना चाहते हो थर्ड कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन या फिर थर्ड रो के अलोंग कर लो क्योंकि दो जीरो है, तो थर्ड कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन बस चेक कर रहे हैं कि प्रॉपर्टीज वैलिड है कि नहीं। हम यहाँ पे रैंडम कोई भी दो कॉलम को या दो रो को आइडेंटिकल करके दिखाएंगे, तुम एक्सपेंशन से चेक करो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो आ जाएगा। तो चेक करते हैं अगेन, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ये होता है।
अगर हम थर्ड कॉलम के लॉन्ग एक्सपैंड करें तो यहां पे 0 इंटू दियर कोफैक्टर कोई मतलब नहीं है, बस 6 का उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 इंटू यहां माइनस है तो ये -6 कर लिए, तो अब माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये और ये एलिमिनेट कर दें, तो -3 माइनस ऑफ -3 तो +3 इज इक्वल टू 0। जस्ट ये वेरीफाई हो गया। तो इसका मतलब कि किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू तुमको फाइंड करने को कहा जाए और उस डिटर्मिनेंट में अगर कोई भी 2 रोज और 2 कॉलम्स आइडेंटिकल दिखे, डायरेक्टली 0 लिख देना है और ब्रश ब्रैकेट में प्रॉपर्टीज लिख देना है एज फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम इज आइडेंटिकल, या फिर किसी और प्रॉब्लम में जो भी रो और कॉलम आइडेंटिकल है वो हम ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे। तो प्रॉपर्टीज पढ़ने का एडवांटेज देख रहे होगे कि बिना एक्सपेंशन के भी हम डिटर्मिनेंट का वैल्यू इजीली फाइंड कर पाते हैं। अगर सोचो ये प्रॉपर्टीज तुम्हारे पास नहीं होता तो एक्सपेंशन के अलावा तो कोई और मेथड नहीं था। तो इसलिए प्रॉपर्टीज का एडवांटेज है कि समटाइम्स विदाउट एक्सपेंशन और समटाइम्स जो आगे की प्रॉपर्टीज से भी पता चलेगा, हम टर्म्स को सिंपल कर लेते हैं और उसके बाद डिटर्मिनेंट वैल्यू सेलेक्ट करते हैं। तो ये था थर्ड नंबर प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है कि सपोज एक कोई मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स के बाद एक अनदर मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट किया गया। तो कैसे किया गया, इसके किसी भी 2 रोज और 2 कॉलम को इंटरचेंज कर दो। तो इंटरचेंज कोई भी 2 रोज और 2 कॉलम को, रोज को कॉलम से नहीं करना, ट्रांसपोज नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। हम किसी भी 2 रोज को आपस में एक दूसरे से या फिर 2 कॉलम्स को आपस में एक दूसरे से इंटरचेंज करेंगे। रोज को कॉलम से नहीं करना, किसी भी 2 रोज को करना है या फिर किसी भी 2 कॉलम को करना है। तो अगर हम किसी भी 2 रोज और 2 कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं तो उससे जो नया मैट्रिक्स मिलता है उस नए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू ओरिजिनल मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट वैल्यू का निगेटिव होता है। तो हम यहां पे लिखें जस्ट ए कोई मैट्रिक्स है, जनरल एक्सप्रेशन है ए मॉडल का, और बी एक ऐसा मैट्रिक्स बना है जो ए के किसी भी 2 रोज और 2 कॉलम को इंटरचेंज करने से बना है। तो बी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगा वो डिटर्मिनेंट वैल्यू ए के डिटर्मिनेंट वैल्यू का निगेटिव होगा। ये मेन प्रॉपर्टीज है। तो इसी को वेरीफाई करने के लिए जस्ट हम एक एग्जांपल देखते हैं। ये रैंडम मेरे पास एक कोई भी मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर का। अब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद इसी में कोई भी 2 रोज और 2 कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। हम यहां R2 इंटरचेंज विथ R3 लिखे हैं। तुम फ्री हो किसी भी 2 रोज और किसी भी 2 कॉलम को इंटरचेंज करने के लिए। तो हम R2 इंटरचेंज विथ R3 लिखे हैं, रैंडम लिख रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक यही लेना है। तो हम R2 को R3 से इंटरचेंज करेंगे, एक नया मैट्रिक्स बनाएंगे और उसका नाम रखेंगे B सपोज। तो वो B क्या मैट्रिक्स रहेगा बस वो लिख दे रहे हैं अभी। तो B मैट्रिक्स हम R2 को R3 से कर रहे हैं तो ये दोनों को इंटरचेंज करना है, R1 एज इट इज रह जाएगा। तो लिखते हैं -1 3 -2 R1 एज इट इज। अब R2 के बदले R3 लिख देना होगा 2 5 and 6 and now third row that is 0 4 3। अब यहां से B का डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करेंगे। तो प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली क्या है कि A का डिटर्मिनेंट वैल्यू जो भी आएगा और B का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगा A का निगेटिव होगा। तो A का निगेटिव होगा तो इट मींस इसको अगर हम एक्सपैंड करें अलोंग फर्स्ट कॉलम, क्योंकि फर्स्ट कॉलम में एक 0 है तो यहां से एक्सपेंशन इजी रहेगा। हम सेकंड रो के लॉन्ग भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग सेलेक्ट कर रहे हैं, प्लस माइनस प्लस, याद रखना प्लस माइनस प्लस, तो यहां पे प्लस होता है तो इट मींस -1 इनटू, इट मींस दिस प्रोडक्ट 24 माइनस दिस प्रोडक्ट 15। अगेन 0 इंटू खत्म हो जाएगा, फिर यहां पे आता है तो प्लस माइनस प्लस है तो 2 है तो +2 इनटू, नाउ ये और ये एलिमिनेट करेंगे, बचेगा 9 माइनस दिस प्रोडक्ट, तो माइनस ऑफ -8 इट मींस +8 that is equal to 24 minus 15 that is 9, it means -9 plus 17 into 2 34, it means अब ये आ जाएगा 25। तो अब ये आ गया 25। तो यहां से जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली आना चाहिए -25। तो देखते हैं ये आता है कि नहीं। तो हम अगेन फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं।
तो प्लस माइनस प्लस, इट मींस -1 इनटू दिस प्रोडक्ट 15 माइनस 24. नाउ प्लस प्लस माइनस प्लस, तो नाउ दैट विल बी -2 इनटू, तो ये और ये एलिमिनेट करेंगे तो 9 प्लस 8, तो दैट विल बी 15 minus 24, that will be -9, and that will be +9 minus, that is 17 into 2 34, it means 9 minus 34 is -25. तो ये तुमको दिख रहा होगा कि अगर हम गिवन मैट्रिक्स के किसी भी 2 रोज और 2 कॉलम को इंटरचेंज करने के बाद एक न्यू मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू ओरिजिनल डिटर्मिनेंट वैल्यू का नेगेटिव आता है। तो जब भी हमको ये प्रॉपर्टीज यूज करना हो तो प्रॉपर्टीज यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, वो एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो ध्यान से समझोगे अभी जो बताने जा रहे हैं। तो ये सब लोग नोट डाउन कर लोगे, वीडियो पॉज करो, नोट डाउन करो, और अभी हम यहां से एक प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो सपोज मेरे पास ये था -1 0 2 3 4 5 -2 3 6, ये डिटर्मिनेंट था। अब इस डिटर्मिनेंट में हम चाहते हैं कि R2 को R3 से इंटरचेंज करें, तो R2 को R3 से इंटरचेंज कर देंगे। तो इंटरचेंज करने के बाद ये तो हमको पता है कि R2 को R3 से इंटरचेंज करने के बाद ये पता है कि डिटर्मिनेंट वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। तो हम चाहते हैं प्रॉपर्टीज अप्लाई करने के बाद, ये शुरुआत में ही डिस्कस कर रहे थे कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू ना बदले, तो इसके लिए जैसे ही हम ये स्टेप लिखेंगे बाहर में -1 करेंगे और उसके बाद अंदर में सेकंड रो और थर्ड रो को इंटरचेंज कर लेंगे, फर्स्ट रो एज इट इज छोड़ देंगे। तो -1 3 -2 2 5 6 0 4 एंड 3। तो ये हो गया प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज अप्लाई करने के बाद जो डिटर्मिनेंट है वो क्या लिखा जा सकेगा, ये तुम समझ सकते हो। जैसे ही इंटरचेंज किए तो इसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है इसका नेगेटिव आएगा, लेकिन इसके इक्वल हमको ये लिखना है तो डिटर्मिनेंट वैल्यू नहीं बदलना चाहिए, तो उसके लिए हमको माइनस लगाना पड़ेगा। तो जब भी हम गिवन डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, अगर तुमको लगता है कि 2 रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देने से डिटर्मिनेंट वैल्यू आसान हो जाएगा आगे सॉल्व करना, तो जब भी हम इस तरह की कोई प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे, R2 इंटरचेंज विथ R3, R1 इंटरचेंज विथ R2, C1 इंटरचेंज विथ C3, C2 इंटरचेंज विथ C3, इट मींस रोज को कॉलम से नहीं, बस कॉलम को कॉलम से या रोज को रोड से इंटरचेंज करना है। तो जब भी ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे तो आगे में एक माइनस लगाएंगे ताकि डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो ये प्रॉपर्टीज क्लियर हो गया होगा, ये लिख लो। देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है वो देखो। अगर ए कोई मैट्रिक्स है, एम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी एक ऐसा मैट्रिक्स है जो ए मैट्रिक्स के किसी भी एक रो को एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद मिलता है, या फिर किसी भी एक कॉलम को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद मिलता है। तो जैसे ए मैट्रिक्स ये गिवन है, इस ए मैट्रिक्स के बाद अगर हमको बी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है तो वो बी मैट्रिक्स क्या है, जस्ट इसके किसी भी एक रो को या एक कॉलम को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर लो। स्केलर इट मींस एनी रियल नंबर, 2 3 -4 -5 -1/2 -3/2, कुछ भी, कोई भी स्केलर। तो अगर हम इसके किसी भी एक रो या एक कॉलम को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सपोज हम यहां पे मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं R2 को, तो R2 को कितना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो सपोज 2 से कर रहे हैं, तो R2 चेंज्ड टू 2R2। इसका मतलब है, इस प्रॉपर्टीज का मतलब है, जो पहले वाला R2 था, नाउ दिस एरो इट मींस नाउ चेंज्ड टू 2R2। तो अब R2 के सारे एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसा करने के बाद जो मैट्रिक्स है उसको हम B नाम रख रहे हैं। तो B इज इक्वल टू मिल जाएगा R1 and R3 as it is, it means -1 2 -3 R1 and R3 is 3 4 and 2. Now the second row that becomes 0, 3 into 2 6, 1 into 2 2. तो ये B मैट्रिक्स मिल गया। तो प्रॉपर्टीज ये कहता है कि A का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A इससे डिनोट किया जा रहा है, तो अब इसके अकॉर्डिंगली, प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली डिटर्मिनेंट ऑफ बी
ट्वाइस ऑफ, क्योंकि यहां k का वैल्यू 2 यूज किया गया है, तो ट्वाइस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a आएगा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज। ऐसा आना चाहिए, प्रॉपर्टीज करता है, तो हम ये वेरीफाई करेंगे कि ये कैसे सही है। तो इसके लिए हम पहले इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करेंगे और इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करेंगे और देखेंगे कि b का डिटर्मिनेंट इसका डबल आता है या नहीं। तो चेक करें, अगर अगेन इसमें हम फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करें तो प्लस माइनस प्लस, इट मींस -1 into 6 minus 4, 6 minus 4. Now 3 into, तो plus minus plus, it means plus 3 into this product 2 plus 9, it means that is 6 minus 4 2, it means minus 2 plus that is 11 into 33, that is equal to 31. तो अब प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 62 आना चाहिए। तो देखते हैं नाउ डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू, तो अगेन फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करें, प्लस माइनस प्लस, -1 इंटू दिस प्रोडक्ट माइनस दिस प्रोडक्ट, तो 12 माइनस 8, नाउ +3 इंटू 4 प्लस 18, 4 plus 18, so that is 12 minus 8 4, it means -4 plus 3 into that is 18 plus 2 18 plus 4 22 into 3 66, and that will be 66 minus 4 is 62। तो यहां से ये वेरीफाई हो गया। तो तुम समझ सकते हो कि अगर हम कभी भी किसी भी मैट्रिक्स के एक रो को हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, एक रो को कर रहे हैं स्केलर से मल्टीप्लाई, तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू वही उतने ही स्केलर टाइम्स हो जाता है ओरिजिनल डिटर्मिनेंट का। तो हम देख रहे हैं ए मैट्रिक्स था, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 31 था, इसमें R2 को, इट मीन सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई किया गया, तो उससे जो न्यू मैट्रिक्स मिला मल्टीप्लिकेशन के बाद B, उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू ए डिटर्मिनेंट का डबल, इट मींस 62 आया। तो ये समझ लो कि ये प्रॉपर्टीज हम किसी भी रोज और किसी भी कॉलम्स के लिए कर सकते हैं। इसका एक और मीनिंग कि अगर हम इसका इस प्रॉपर्टीज को रिवर्स में यूज करना चाहें, तो रिवर्स में यूज करने का मीनिंग क्या है वो देखो। तो डिटर्मिनेंट में क्या होता है, अगर हम रो में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक रो में कर रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू उतना ही टाइम्स हो जा रहा है। तो अगर किसी एक रो में डिटर्मिनेंट में कोई कॉमन एलिमेंट है तो उसको हम आउटसाइड ले सकते हैं। देखना सपोज यहां पे अगर सपोज ऐसा है 2 4 6 एंड दैट इज -1 3 5 2 9 एंड 4, इसके में देखो यहां पे फर्स्ट रो में 2 2 2 कॉमन फैक्टर है, तो अगर हम इन फर्स्ट रो से 2 बाहर लें तो 2 को हम ऐसा कर सकते हैं, इट मींस 1 2 3 -1 3 5 2 9 4 ये लिख सकते हैं। तुम सोचोगे यहां से ये कैसे लिखा गया, क्योंकि अभी हम जानते हैं कि किसी एक रो में अगर इस 2 को ले जाकर के मल्टीप्लाई करते हैं, तो किसी एक रो में अगर हम 2 को मल्टीप्लाई कर देते तो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट का 2 टाइम्स हो जाता। तो अगर अंदर में 2 से मल्टीप्लाई करें एक रो में ले जाकर के, तो बाहर आएगा तो वो 2 हम लिख सकते हैं कॉमन फैक्टर को। तो इसी का रिवर्स प्रोसेस समझना, अगर डिटर्मिनेंट के बाहर में कोई स्केलर क्वांटिटी है, बाहर में मैट्रिक्स नहीं है, यह डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट के बाहर में कोई स्केलर क्वांटिटी है तो इनसाइड जाकर के केवल एक रो या एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। लेकिन अगर मैट्रिक्स में वो बाहर में होता था तो वो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता था। ये डिफरेंस समझना, अगर मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो सारा एलिमेंट उस स्केलर से मल्टीप्लाई होता है, लेकिन अगर डिटर्मिनेंट के बाहर में कोई स्केलर है तो उसके किसी एक रो में जाकर के मल्टीप्लाई होगा या किसी एक कॉलम में होगा, और वो हम फ्री हैं किसी में मल्टीप्लाई करने के लिए। और अगर इसी को रिवर्स में, अगर अंदर में किसी एक रो या एक कॉलम में कोई कॉमन फैक्टर है तो उस कॉमन फैक्टर को हम आउटसाइड ले सकते हैं, इसी का रिवर्स प्रोसेस है। तो इट मींस जस्ट इसी का यूज करके लिख सकते हो, इसी प्रॉपर्टीज का रिवर्स यूज, वी कैन टेक कॉमन फैक्टर, we can take common factor outside from a row or column of a determinant।
हम किसी भी एक रो या एक कॉलम से कॉमन फैक्टर को आउटसाइड ले सकते हैं। और अगर डिटर्मिनांट के बाहर में कोई फैक्टर है, इट मींस स्केलर क्वांटिटी है, तो डिटर्मिनांट के किसी एक रो या एक कॉलम में जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका एक और यूज, मतलब यूज जब क्वेश्चन में करोगे तो कैसे उसको रिप्रेजेंट करना होगा उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है कि प्रॉपर्टीज तो पता है, उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करें, और जब यूज कर रहे हैं तो उसमें हमको क्या स्टेटमेंट लिखना होगा, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। तो सपोज रैंडम ले लेते हैं कोई अनदर एग्जांपल, ये सब लोग नोट डाउन कर लोगे वीडियो पॉज करके। अब सपोज ये तो हमको प्रॉपर्टीज है, ये लिख लोगे, स्टेटमेंट में लिख लोगे। अब सपोज मेरे पास है एक डिटर्मिनेंट दैट इज 2 4 6 1 2 5 3 -5 एंड 9। अब इसमें तुमको दिख रहा है कि ये सेकंड रो में, सॉरी फर्स्ट रो में 2 कॉमन है, तो उसको यूज कैसे करोगे? तो यहां पे हम लोग लिखेंगे R1 चेंज्ड टू 1/2 R1। अब समझना, तो 1/2 R1 करने का मतलब क्या है, हम इन सब में 1/2 से मल्टीप्लाई करें। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट भी जो मिलेगा हमको उसके बाद, उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू भी 1/2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि किसी एक रो में स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट उतना ही टाइम्स हो जाता है। तो ये मल्टीप्लिकेशन के बाद जो हमको मिलेगा उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 1/2 टाइम्स हो जाएगा इस डिटर्मिनेंट का। तो हम प्रॉपर्टीज अप्लाई करते समय ये जानते हैं कि डिटर्मिनेंट वैल्यू सेम रहे, तो इसके लिए जब हम ये लिखेंगे तो बाहर में डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम रहे हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इट मीन जब बाहर में 2 लिखेंगे ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करने के बाद, तो ये आ जाएगा 1 2 3 1 2 5 3 -5 एंड 9। तो ये तुमको दिख रहा होगा कि यहां से जो हमको मिला, अभी हम बता रहे थे कि ये कॉमन फैक्टर कैन बी टेकन आउटसाइड फ्रॉम एनी रो और कॉलम, वो वही है। तो जस्ट जो यूज करना है उस स्टेटमेंट को, उस प्रॉपर्टीज को इस तरह से करना है। अगर किसी एक रो से 2 कॉमन लेना है या एक कॉलम से 2 कॉमन लेना है, तो जिस भी रो से करना है 1/2 उसमें मल्टीप्लाई कर दो, जिस भी कॉलम से करना है 1/2 उसमें मल्टीप्लाई कर दो, और बाहर में यहां जब प्रॉपर्टी यूज करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये तुम आसानी से कर सकते हो। अब अगर इसी का रिवर्स, जैसे मान लो किसी एक रो या एक कॉलम में करना है, या मिटा रहे हैं, ये तुम प्रॉपर्टी समझ सकते हो। अब सपोज यहां पे जो एलिमेंट है कुछ ऐसा है, अब मेरा ये रिक्वायरमेंट है कि हम सेकंड रो में 3 से मल्टीप्लाई करें, तो सेकंड रो में 3 से मल्टीप्लाई करें, ये मेरा रिक्वायरमेंट है 3R2। तो मल्टीप्लाई करने के बाद तो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट 3 टाइम्स हो जाएगा, मतलब जो न्यू डिटर्मिनेंट है वो ओरिजिनल का 3 टाइम्स हो जाएगा। तो हम चाहेंगे कि प्रॉपर्टीज अप्लाई करते समय डिटर्मिनेंट का वैल्यू ना बदले, तो इसके लिए हम बाहर में 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इट मींस 1/3। अब उसके बाद जो सेकंड रो है वो क्या हो जाएगा देखना, सेकंड रो का सारा एलिमेंट अब 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 6 15 3 -5 9। तो ये तुम समझ सकते हो कि अगर किसी एक रो में मल्टीप्लाई करना होता है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम रहे, उसी के रेसिप्रोकल से हम बाहर में डिवाइड कर लेते हैं ताकि डिटर्मिनेंट वैल्यू ना बदले। तो ये समझ लो कि प्रॉपर्टीज जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि डिटर्मिनेंट बदलता चला जाए लेकिन उसका वैल्यू कभी भी ना बदले, क्योंकि डिटर्मिनेंट एक रियल नंबर होता है। तो ये सब लोग अच्छे से समझ लेना, एक बार दो बार देख लेना 5th नंबर प्रॉपर्टीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर कोई भी एक रो या एक कॉलम का सारा एलिमेंट 2 और मोर टर्म्स के समेशन में लिखा जाए, 2 और मोर टर्म्स इट मींस यहां पे फर्स्ट कॉलम के तीनों एलिमेंट 2 टर्म्स के समेशन में लिखे गए हैं। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स में कोई एक रो या एक कॉलम का सारा एलिमेंट 2 और मोर टर्म्स के समेशन में लिखा गया हो तो उसके डिटर्मिनेंट को हम 2 और मोर टर्म्स के समेशन में लिख सकते हैं। तो 2 और मोर डिटर्मिनेंट के समेशन में लिख सकते हैं, टर्म नहीं डिटर्मिनेंट। तो सपोज यहां पे फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट 2 टर्म्स के समेशन में है,
तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू तो ये होगा। तो अब इस डिटर्मिनेंट को ब्रेक करके टू डिटर्मिनेंट में लिख सकते हैं। अब कैसे लिखेंगे वो देखेंगे। अगर यहां पे फर्स्ट कॉलम का सारा एलिमेंट अगर 3 टर्म्स के समेशन में होता, तीनों एलिमेंट 3 टर्म्स के समेशन में होना चाहिए था, ऐसा नहीं कि एक हो गया तो चला गया, हो हम प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। तीनों या तो दो टर्म्स के समेशन में हो या फिर ये तीनों एलिमेंट 3 टर्म्स के समेशन में। तो अगर ये 2 टर्म्स के समेशन में है तो इसके डिटर्मिनेंट को हम 2 डिटर्मिनेंट में ब्रेक करेंगे, और अगर ये 3 टर्म्स के समेशन में होता तो हम इस डिटर्मिनेंट को 3 डिटर्मिनेंट के समेशन में ब्रेक कर सकते थे। तो यहां पे तो 2 टर्म्स का समेशन है, तो हम लोग इसको 2 डिटर्मिनेंट के समेशन में ब्रेक करेंगे। कैसे देखते हैं। तो वो पैटर्न क्या होगा, इसके लिए दोनों डिटर्मिनेंट का, जब 2 डिटर्मिनेंट लिखेंगे उन दोनों डिटर्मिनेंट का सेकेंड एंड थर्ड कॉलम सेम रहेगा। इट मींस D E F G H I, this is D E F G H I, and now the first column. In the first determinant, the first column will be A, B and C, A, B and C, and the second determinant, now the first column will be alpha, beta and gamma, alpha, beta and gamma. तो यहां से हम इस डिटर्मिनेंट को 2 डिटर्मिनेंट के समेशन में इजीली ब्रेक कर सकते हैं। तो ये तुमको पता चला कि कैसे हम इस प्रॉपर्टीज में का यूज करके जो टर्म्स एक रो या एक कॉलम में कॉम्प्लिकेटेड हैं, बड़े हैं, उसको छोटा सिंप्लीफाई किया जा सकता है। जहां पे 2 टर्म्स का समेशन है और जहां 1 टर्म्स का समेशन है, तो डेफिनेट है 1 टर्म्स का समेशन वाला थोड़ा सिंपल रहेगा एज कंपेयर टू 2 टर्म्स। तो इस प्रॉपर्टीज का हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने में यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी 7th नंबर। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए भी कि डिटर्मिनेंट में जब भी क्वेश्चन सॉल्व करे हुए तो जनरली जो भी होगा उसमें ये प्रॉपर्टीज मैक्सिमम टाइम्स यूज हो जाता है। ऐसा नहीं कि सब में यूज होगा, लेकिन मैक्सिमम खास करके जो एग्जाम में आते हैं तो उसमें ये प्रॉपर्टीज यूज होता है। तो अगर ए कोई मैट्रिक्स है एम ऑर्डर का और बी मैट्रिक्स ए से कैसे बनता है, पहले उसके बारे में बात करना है। तो बी मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए स्केलर मल्टीपल ऑफ ए रो और कॉलम टू द अदर रो। इसका मतलब ए मैट्रिक्स गिवन है, अगर इस ए मैट्रिक्स के बाद अनदर मैट्रिक्स बी कैसे बनता है, तो इस मैट्रिक्स के किसी भी एक रो को स्केलर से मल्टीप्लाई करके दूसरे रो में ऐड कर दें, या फिर किसी भी एक कॉलम को दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करके, किसी भी एक कॉलम को स्केलर से मल्टीप्लाई करके दूसरे कॉलम में ऐड कर दें, तो उसके बाद जो मैट्रिक्स मिला वो मेरा बी है। तो उसको लिखेंगे कैसे, तो आर आई चेंज्ड टू आर आई प्लस के आर जे, इस तरह का कुछ टर्म तुमको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में मिला होगा मैट्रिसेस में। लेकिन जस्ट यहां डिटर्मिनेंट है, उससे लिंक मत करना, टर्म्स कुछ एक जैसा है तो दोनों में कुछ रिलेशन नहीं करना है, बस ये समझ लो। आर आई चेंज टू आर आई प्लस के आर जे का मतलब है कि हम एक रो को चेंज करके क्या कर रहे हैं, कोई दूसरा रो, आर जे अदर रो है और आर आई एक रो है, तो दूसरे रो के स्केलर मल्टीपल को हम किसी फर्स्ट रो में ला करके ऐड कर रहे हैं। तो आर जे रो को स्केलर मल्टीपल को आर आई रो में ऐड कर रहे हैं, तो उससे जो मैट्रिक्स मिलेगा वो सपोज बी है। या फिर किसी दूसरे कॉलम के स्केलर मल्टीपल को, दूसरा कॉलम इट मींस यहां पे ये है, सीजे कॉलम के स्केलर मल्टीपल को सीआई कॉलम में ऐड कर रहा, तो वहां से जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू सेम ए के इक्वल रहेगा। मतलब ये सोच लो कि ये मैट्रिक्स है, अब इसमें तुम 2 से मल्टीप्लाई करके यहां ऐड कर दो, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके अगर यहां ऐड करोगे तो ये वाला बदलेगा, ये नहीं बदलेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना, ये नहीं कि यहां पे कर देंगे, वो रफ में करोगे, इंटू 2 इट मीन 0 हुआ तो यहां 0 ऐड करना है, इंटू 2 इसमें तो 6 हुआ तो यहां 6 ऐड कर देना है, यहां पे लिखना नहीं कि इसमें 2 से ऐड करना। तो वहां से जो मैट्रिक्स मिलेगा बी, उस बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू ए के डिटर्मिनेंट वैल्यू के इक्वल होगा। तो हम यहां पे एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो सपोज ए मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू हम पहले फाइंड कर लें। तो अगेन फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं, तो दिस इज प्लस माइनस प्लस, तो प्लस इट मींस -1 इनटू दिस प्रोडक्ट माइनस दिस प्रोडक्ट 6 - 4,
plus minus plus, it means plus 3 into this is this product minus this product, it means plus 9 is equal to minus 2 plus 33, that is equal to 31. ये मिल गया। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक अनदर मैट्रिक्स हम B बना रहे हैं, और B मैट्रिक्स क्या आता है, तो R2 चेंज टू R2 plus 2R3, तो ये R2 चेंज होकर के it means this R2 represent the new R2 and this new R2 is old R2 plus 2R3, तो इसका मतलब R1 and R3 चेंज नहीं करना, तो इसका R1 और R3 सेम B में रख लेते हैं, -1 2 -3 and this is 3 4 and 2। अब R3 इट मीन थर्ड रो में 2 से मल्टीप्लाई करके यहां ऐड कर देना है, तो थर्ड रो में 2 से, ये रफ के लिए लिख रहे हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करके यहां ऐड कर दें, तो 3 इंटू 2 6 प्लस 0 ये 6 हो जाएगा, फिर 4 इंटू 2 8 प्लस 3 11 एंड 2 इंटू 4 प्लस 1 5, तो यहां से जो मैट्रिक्स मिल गया वो बी है, मतलब एक रो के स्केलर मल्टीपल को दूसरे रो में ऐड कर दिए तो वहां से मैट्रिक्स मिला। अब इसका डिटरमिनेंट वैल्यू हम लोग देखते हैं, तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू सेम 31 आना चाहिए, तो अगर हम अगेन फर्स्ट रो के अलोंग इस बार कर देते हैं, क्योंकि कोई जीरो तो नहीं है, हम कहीं भी कर सकते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस इट मींस -1 इंटू 22 माइनस 20, 22 माइनस 20, now -2 प्लस माइनस प्लस, इट मींस दैट विल बी -2 इंटू दिस और दिस एलिमिनेट करेंगे तो दिस प्रोडक्ट 12 माइनस 15, 12 माइनस 15 एंड अगेन -3 इंटू दिस प्रोडक्ट 24 माइनस 33। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, तो अगर सॉल्व करें 22 माइनस 20 2 माइनस 1 इट मींस -2 माइनस ऑफ 12 माइनस 3 इज 12 माइनस 15 इज -3 into -2 plus 6 minus 24 minus 33, that will be -9 into -3, it means plus 27, 27 6 33 minus 2, that will be 31। इसका मतलब है कि अगर हम किसी भी डिटरमिनेंट में एक रो के स्केलर को मल्टीपल को दूसरे रो में ऐड कर दें या फिर सब्ट्रैक्ट भी कर लें, एडिशन मत समझना, बिकॉज सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ एडिशन, तो ऐड कर लें सब्ट्रैक्ट कर लें, इट मींस यहां तुम प्लस माइनस कर सकते हो, तो कुछ भी कर लें वहां से डिटरमिनेंट वैल्यू हमेशा सेम रहेगा। लेकिन ये प्रॉपर्टीज यूज करते समय कई बार पहली बार ये मिस्टेक हो जाता है, तो यहां पे जो आर आई लिखोगे, मतलब आर आई के बदले तुम R1 R2 R3 जो भी लिखो, तो यहां पे और यहां पे वो सेम होना चाहिए, ये दोनों सेम होना चाहिए, और फिर इसमें CI और ये CI ये दोनों सेम होना चाहिए, क्योंकि कई बार स्टूडेंट ऐसा लिख देता है R1 चेंज टू R1 प्लस R2, तो यहां पे ये R1 है और यहां पे ये 2R1 हो गया, तो ये गलत है, ये प्रॉपर्टीज कभी यूज नहीं करोगे। जब भी करना है तो RI चेंज टू RI प्लस किसी दूसरे रो में स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है इसमें, तो ये ध्यान रखना ये प्रॉपर्टीज यूज करते समय। इसी का एक और यूज है, जस्ट देखते हैं, तो ये एग्जांपल लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन मेन स्टेटमेंट जो है प्रॉपर्टीज है वो जरूर लिखो। अब इसी का एक और यूज दिखाते हैं, इसी में हम और क्या लिख सकते हैं, इसी का RI चेंज्ड टू, क्योंकि जनरली हम जब ये प्रॉपर्टीज 3 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स में कर रहे हैं, 3 ऑर्डर वाले डिटरमिनेंट में कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, RI चेंज्ड टू RI प्लस K1 RJ प्लस K2 RK। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो मेरे पास एक 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, R1 दिस इज R2 एंड दिस इज R3। अब इसमें हम क्या करते हैं कि हम सेकंड रो में सपोज 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और थर्ड रो में 3 से मल्टीप्लाई कर दिए और उसके बाद उसको फर्स्ट रो में ऐड कर रहे हैं, मतलब प्रॉपर्टीज कुछ ऐसा, R1 चेंज टू R1 प्लस 2R2 प्लस 3R3, तो इन सब को ले जाकर के यहां पे ऐड कर दे रहे हैं, तो R1 बदल जाएगा, लेकिन जो यहां 2 और 3 से मल्टीप्लाई करते हैं वो इसमें ये चेंज नहीं होगा, ये दोनों रो चेंज नहीं होगा, तो हम ये 2 किसी
अदर टू रोज के स्केलर मल्टीपल्स को हम किसी तीसरे रो में ले जाकर के ऐड कर सकते हैं। मतलब अगेन ये और ये दोनों सेम होना चाहिए। एंड अगर इसी का करस्पॉन्डिंग कॉलम के लिए लिखें तो ci चेंज टू ci प्लस k1cj प्लस k2ck, हम ये प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं। तो इस तरह से तुम देख सकते हो कि किसी भी रोज या कॉलम्स के स्केलर मल्टीपल को किसी दूसरे रोज और कॉलम में ऐड करना है तो डिटरमिनेंट वैल्यू सेम रहेगा। अनदर कहीं ये मिस्टेक ना हो जाए कि हम रोज के स्केलर मल्टीपल को कॉलम में ऐड कर दें। रोज के स्केलर मल्टीपल को रोज में ही ऐड करेंगे और कॉलम के स्केलर मल्टीपल को कॉलम में ही ऐड करेंगे तो इससे डिटरमिनेंट वैल्यू सेम रहेगा। वन इंपॉर्टेंट पॉइंट और, जब तुम मैट्रिक्स में यही प्रॉपर्टीज यूज करते थे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जब पढ़े थे कि मैट्रिक्स से न्यू मैट्रिक्स बनाते हैं, तो वहां पे अगर याद हो तो बोले थे कि हम जब भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के लिए करते हैं तो एक बार में या तो केवल रोज ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं या केवल कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं। लेकिन डिटरमिनेंट में हम कोई भी प्रॉपर्टीज, मतलब एक ही साथ एक ही प्रॉब्लम में रोज वाला भी यूज कर सकते हैं, कॉलम वाला भी यूज कर सकते हैं। मतलब ऐसा है कि एक बार जैसे हम रोज प्रॉपर्टीज अप्लाई किए, फिर अगली बार नेक्स्ट स्टेप में हम कॉलम वाला ही कर सकते हैं। लेकिन तुम देखे होगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में जब हम इनवर्स पढ़े थे तो रोज ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके इनवर्स का अनदर मेथड था और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का अलग था। दोनों में एक दूसरे को मिक्स नहीं करते थे, लेकिन यहां पे हम ऐसा कर सकते हैं तो ये थोड़ा और प्रॉपर्टीज यूज करना आसान हो जाएगा। लेकिन इन सारे प्रॉपर्टीज को पढ़ने के बाद जब प्रॉपर्टीज ज्यादा हो जाता है तो सबको माइंड में रखना और देखते ही प्रॉपर्टीज अप्लाई करने आ जाना बहुत प्रॉब्लम होता है। इसलिए कई लोग खुद से अगर ये पढ़ करके प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन बना रहे होंगे तो शुरुआत में बहुत प्रॉब्लम होता होगा। बार बार एग्जांपल्स देखो, फिर वहां से स्टेप देखो और देखो कि वही वाला अप्लाई हो रहा है कि नहीं, तुमको इरिटेशन होगा। तो इसके लिए हम कुछ स्टेप बाय सिंपल प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे और डिस्कस करेंगे। वो प्रॉब्लम्स अगर तुम शुरू से देखोगे, समझोगे, तो तुमको खुद प्रॉपर्टीज अप्लाई करने आ जाएगा। तो वो तो बाद की बात है, लेकिन इसके लिए बाद एक और प्रॉपर्टीज है लास्ट 8th नंबर, वो देख लेते हैं। लास्ट प्रॉपर्टीज जो कभी कभी यूज होता है, देखते हैं क्या है। सपोज ए कोई मैट्रिक्स है, 3 ऑर्डर का जनरल ले रहा है। अगर इस मैट्रिक्स का तुमसे डिटरमिनेंट वैल्यू पूछे तो क्या करते हो? किसी भी एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट को उसी के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हो। तो जस्ट हम उसमें ए डिटरमिनेंट के कुछ पॉसिबिलिटी की बात करें तो अगर हम फर्स्ट रो सेलेक्ट करें तो फर्स्ट रो का एलिमेंट आ गया a11, a12 एंड a13। अब फर्स्ट रो के एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करें। इट मींस a11 का कोफैक्टर c11, फिर इसका c12 और ये c13। फिर अगर हम थर्ड कॉलम मान लो रैंडम ले लें तो थर्ड कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड करें। इट मींस थर्ड कॉलम के एलिमेंट a13, a23 एंड a33। अब इसके एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से ऐड करें तो यहां से डिटरमिनेंट वैल्यू मिलता है। इट मींस ये टोटल 6 वेज में लिखा जा सकता है, केवल 2 ही लिखे हैं। लेकिन अगर हम मान लो फर्स्ट रो के एलिमेंट को कंसंट्रेट करना, ये प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज ये नहीं लिखा है यहां पे। प्रॉपर्टीज क्या है वो सुनो। अगर हम किसी भी एक रोज के एलिमेंट को दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब फर्स्ट रो का एलिमेंट ले लें और सेकंड रो या थर्ड रो का कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करें, वो हमेशा 0 आएगा। इट मींस बट हम यहां पे लिख रहे हैं, अब मेन प्रॉपर्टीज जो ये है, ये तो हम डिटरमिनेंट वैल्यू के एक्सप्लेन किए, लेकिन वो यहां पे प्रॉपर्टीज डिटरमिनेंट वैल्यू के बारे में नहीं है। तो अब समझना क्या है यहां पे। मान लो फर्स्ट एलिमेंट ले ले, फर्स्ट रो का एलिमेंट ले लेते हैं a11, a12, a13। अब फर्स्ट रो के एलिमेंट को तुम सेकंड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो या फिर थर्ड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो। तो मान लो हम सेकंड रो के कोफैक्टर से करते हैं तो ये c21, फिर ये c22 इसका कोफैक्टर और इसका a23 का कोफैक्टर c23। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे, ये 0 आएगा। उसी तरह मान लो अगर तुम फर्स्ट रो का ही एलिमेंट लेते हो, फर्स्ट रो के ही एलिमेंट है, उसको तुम थर्ड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो a31 का कोफैक्टर c31, a32 के लिए c32 एंड a33 के लिए c33, तो ये भी 0 आएगा। उसी तरह रैंडम
मान लो हम सेकंड कॉलम ले लें, A12 प्लस A22 एंड A32। अब सेकंड कॉलम के एलिमेंट को हम मान लो फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर से कर लें या फिर थर्ड कॉलम के कोफैक्टर से कर लें, वो जीरो आएगा। तो अगर हम फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर से करें C11, C21 एंड C31, ये जीरो रहेगा। तो इस तरह से तुम बहुत सारे पॉसिबिलिटी लिख सकते हो। मतलब किसी भी एक रो के एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करना डिटरमिनेंट वैल्यू प्रोड्यूस करता है, लेकिन किसी एक रो के एलिमेंट को या कॉलम के एलिमेंट को किसी दूसरे रो के कोफैक्टर या कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करने के बाद जीरो आता है। तो ये था लास्ट नंबर, प्रॉपर्टीज। तो अभी तक हम सारे प्रॉपर्टीज डिस्कस कर चुके हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनाने लगना है सब लोगों को। तो प्रॉपर्टीज जब तुम सारा पढ़ लो, एक एक करके पूरा लेक्चर देख चुके हो, तो हम बोलेंगे लेक्चर को बढ़ा बढ़ा करके जस्ट एक बार और प्रॉपर्टीज को क्विकली 5 मिनट्स के अंदर रिवाइज कर लो। अपनी कॉपी में देख करके कर लो अगर नोट कर चुके हो तो, या फिर लेक्चर्स को, वीडियो को देख करके रिवाइज कर लो फास्ट फॉरवर्ड कर करके। अब उसके बाद जब सारे प्रॉपर्टीज एक साथ माइंड में क्रिएट हो जाएं, तब इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनाना शुरू करना है। तो कैसे ये अप्लाई करना है प्रॉपर्टीज, ये हम बताएंगे तुमको। खुद से करोगे ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन शुरुआत से केवल एग्जांपल देख करके प्रॉपर्टीज अप्लाई करना सीखना कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो हम सिंपल प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज अप्लाई करना सीखेंगे।